हॅलो. 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 हा, आवाज येतोय सर? हा. आवाज येतोय हो, का? येतोय सर. हा, येतोय सर, येतोय. हा हा, चला येतोय चला सर. चला, ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, ओके ओके. येतो मॅडम हे आवाज? बंद कर, व्हिडिओ बंद कर. हो सर, येतोय. ओके ओके. परिचय आहे माझ्याकडे. हॅलो, आवाज येतोय माझा? हा, येतो सर. हा, आमचे प्राचार्य साहेब जॉईन झाले की चालू करू सर. हो सर. हो हो हो. ओके ओके. बघा बरं. हा, नॅशनल वेबिनार. राणा जी नमस्ते. हेलो राणा जी, राकेश राणा जी। नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्ते। नमस्कार सर. नमस्कार सर. कैसे हैं आप? बस नमस्ते नमस्ते। मैं ठीक हूँ सर. सभी को नमस्कार. नमस्ते नमस्ते। सर्दी कैसी है आपके यहाँ? बहुत बहुत सर्दी है सर. बहुत सर्दी इस बार तो, सही बात है। यूपी में इलेक्शन चल रहा है सर. हम लोग इलेक्शन में बिजी हैं थोड़ा. सर्दी में गर्मी है आपके यहाँ पर? जी 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 जी, भाई चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा उसमें व्यस्त हैं. हाँ, चंपराना जी भी है ना? जी जी जी. हाँ हाँ, ओके सर. हिंदीमध्ये हा.
हॅलो सर. हॅलो. हॅलो. हा आमचे प्राचार्य साहेब जॉईन झाले, आता सुरू करायचं. हॅलो. हा करा करा. हा चालू करा सर. प्राचार्य साहेब हॅलो. भारती सर जॉईन झालं. हा यस 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 हा सर सुरू करू सर. गायकवाड सर सुरू करूयात. हो सर. ओके ओके गजबे मॅडम, सर, सुरू. गायकवाड करा सरांना मॅडम, एक सुरू फोन करा. लावा, सुरू झालाय म्हणून. ओके ओके ठीक आहे सर, लगेच लावतो. खंदारे सर मी सुरू करू का? हो हा, सुरू करा, करा करा. सर. हा. ठीक है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप नेशनल ऑनलाइन वेबिनार में शामिल हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपेक्षा करती हूँ कि मैं विजिबल हूँ। मैं स्फूर्ति संजय समुद्रे, दयानंद कला महाविद्यालय, लोक प्रशासन विभाग, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल, कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय तथा दयानंद कला महाविद्यालय की ओर से ये वेबिनार आयोजित किया है। इस समारोह में कॉलेज के 2 प्रधानाचार्य तथा 3 प्रमुख अतिथि उपस्थित है। उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं दोनों कॉलेज के प्रधानाचार्य से विनती करती हूँ कि वे अपना अध्यक्ष स्थान स्वीकार करें। धन्यवाद। आज के वेबिनार का विषय है सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अनुसंधान पद्धति। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अनुसंधान पद्धति का महत्व दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के बारे में हमें जानना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। हम सामाजिक अनुसंधान करते समय जो कुछ परेशानियां उठाते हैं, उन सभी परेशानियों का उत्तर हमें इस वेबिनार में मिलेगा, ये मैं अपेक्षा रखती हूँ। वेबिनार की शुरुआत करने से पहले मैं लता दीदी को भावपूर्ण आदरांजलि व्यक्त करती हूँ। इस समारोह की शुरुआत करने के लिए मैं प्रास्ताविक करने के लिए किले धारूर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक भारती सर से निवेदन करती हूँ कि इस समारोह का वे प्रास्ताविक करें। दीपक भारती सर, धन्यवाद। थँक्यू मॅम. आवाज येतोय सर माझा? हा येतोय सर. ओके ओके येतोय सर, आवाज येतोय. ओके ओके व्हेरी प्लीझंट मॉर्निंग टू वन अँड ऑल. In one day national webinar on research methodology in social sciences, which is collaboratively organized by MSP Mandal's Arts, Commerce and Science College, Kille Dharur, and very known college, Dayanand College of Arts, Latur, welcomes you all participants and all dignitaries on the digital platform. And also a hearty thanks President of the Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Prakash Dada Solanke Sahib. I also heartily thanks Honorable Sri Satish Bhau Chauhan and also Honorable Jaising Bhaiya Solanke for the, and also all CDC members of Arts, Commerce and Science College, Kille Dharur for their continuous support and inspiration for us. In this webinar, the coordinator, head of the Department of Public Administration, Dr. Datta Jadhav sir, also the inaugurator, Dr. Rakesh Rana, MMH College, Ghaziabad, Uttar Pradesh. I welcome also Chief Resource Person, Professor Nareen Sinha, former HOD, Rajasthan University, Jaipur. Also President and Principal of Dayanand Arts College, Dr. Gaikwad sir. Also guest Dr. Shivshankar Kasbe sir, and all dear participants. One famous quote by Dr. Nick Ahmed
it is important to get results from research, but the most important is the process in getting that results. मित्रांनो, आपण सर्वजण उच्च शिक्षणाशी संबंधित प्रक्रियेमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपामध्ये आपण स्वतःची भूमिका बजावतोय आणि संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये कोणी संशोधन मार्गदर्शक म्हणून काम करत असेल, कोणी संशोधक म्हणून काम करत असेल. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की जितके महत्व संशोधनातून प्राप्त झालेल्या निष्कर्षांना किंवा रिझल्ट्सला आहे, त्याही पेक्षा अधिक महत्व ज्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून आपण हे निष्कर्ष किंवा रिझल्ट समोर आणलेले आहेत त्या प्रक्रियेला तितकेच किंवा एवढा त्यापेक्षा जास्त महत्व असल्याचे आपल्याला लक्षात येते. आणि त्याच अनुषंगानं अतिशय छान विषय म्हणजे सामाजिक शास्त्रातील संशोधन पद्धती या विषयाला अनुषंगून एक सुंदर असा वेबिनार आमच्या महाविद्यालयातील लोकप्रशासन विभागाचे प्रमुख डॉक्टर दत्ता जाधव सर आणि दयानंद कला महाविद्यालयातील लोकप्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा एक वेबिनार देशातल्या वेगवेगळ्या संशोधक आणि पार्टिसिपंटच्या अनुषंगानं हा आयोजित केलेला आहे. मित्रांनो, आजच्या या वेबिनारचे जे उद्घाटक आहेत डॉक्टर राकेश राणा, MMH कॉलेज गाझियाबाद उत्तर प्रदेश येथून ते ऑनलाईन आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. खरं तर राकेश राणा सर यांची जी पर्सनॅलिटी आहे ती इंटरनॅशनल पर्सनॅलिटी आहे. मला जाधव सरांनी माहिती दिली की सरांचं जे या क्षेत्रातलं काम आहे विशेषतः रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये ते अतिशय चांगलं आहे आणि एक चांगले इनॉग्रेटर मला वाटतं या निमित्तानं आपल्या वेबिनारसाठी प्राप्त झालेले आहेत. मला वाटतं इथून पुढे 2-2.5 तास आपला वेबिनार चालणार आहे. तर त्या अनुषंगानं इनॉग्रेटरी स्पीचच्या माध्यमातून राणा सरांचं जे व्याख्यान आहे ते आपल्या सगळ्यांना लाभणार आहे. त्याचबरोबर जे आपले दुसरे रिसोर्स पर्सन आहेत प्रोफेसर नरेंद्र सिन्हा, फॉर्मर HOD राजस्थान युनिव्हर्सिटी जयपूर, तर ते देखील सामाजिक शास्त्रातील संशोधन पद्धतीच्या बाबतीमध्ये रिसोर्स पर्सन म्हणून आपल्याला अनेक ज्या काही नवनवीन बदल संशोधनाच्या माध्यमामध्ये अपेक्षित आहेत, अतिशय वर्तमान स्थितीमध्ये संशोधनामध्ये होत असलेले जे बदल आहेत किंवा नवीन जी टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आलेले आहेत, तर बदलत्या परिस्थितीनुसार संशोधन करत असताना या सर्व टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण कशा प्रकारे करू शकतो या अनुषंगानं सरांचं व्याख्यान आपल्याला लाभणार आहे. त्याचबरोबर आणखी एक रिसोर्स पर्सन आपल्याला या वेबिनारमध्ये लाभणार आहेत, ते म्हणजे प्रोफेसर डॉक्टर अजय पाटील सर, प्रिन्सिपल सुशीलादेवी देशमुख कॉलेज लातूर. ते देखील सामाजिक शास्त्रातील संशोधन पद्धती याच विषयावर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. आणि एकूणच या वेबिनारचे अध्यक्ष म्हणून दयानंद कला महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य प्रोफेसर शिवाजी गायकवाड सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर त्यांचंही अध्यक्षीय भाषण आपल्या सगळ्यांना या निमित्तानं लाभणार आहे. या वेबिनारचं अँकरिंग करत असलेल्या प्रोफेसर स्मृती समुद्रे मॅडम, त्याचबरोबर प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर खंदारे सर, की ज्या म्हणजे खंदारे सर आणि DB जाधव सर या दोघांनी अगदी 2 दिवसामध्ये अतिशय छान असा हा वेबिनारचा जो एकूण कार्यक्रम आहे तो सर्व पार्टिसिपंट्सच्या अनुषंगानं आपल्या सगळ्यांच्या साठी हा ऑर्गनाईज केलेला आहे. तर मला वाटतं की मी या निमित्तानं या दोन्ही महाविद्यालयातील लोकप्रशासन विभागातील प्राध्यापकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. सर्व सन्माननीय जे डिग्नेटरीज आहेत त्यांचं देखील कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय किल्ले धारूर यांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो आणि सर्व पार्टिसिपंट्सचं देखील महाविद्यालयाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी या वेबिनारचं प्रास्ताविक थांबतो. थँक यू वन अँड ऑल. थैंक्स. धन्यवाद सर. दत्ता जाधव सर से निवेदन करती हूँ कि वे समारोह के उद्घाटक अतिथि प्रोफेसर राकेश राणा जी का परिचय दें. Good morning, all of you.
I am audible. Yes, sir. Yes. Today's webinar topic, our college is Golden Jubilee year. Today's webinar subject, research methodology in social science. Today's inaugurator and chief guest of this webinar, Professor Dr. Rakesh Rana sir. He is an associate professor in MMH College, Ghaziabad, Uttar Pradesh. He is a well-known and eminent personality of the academic area. Dr. Rana sir has experienced 15 years of teaching learning process, several awards and occasionally gold medal he is accepted. Sir Rakesh Rana sir awarded Samaj Gaurav Service and Environment Conservation Award. Rakesh Rana he achieved National Excellence Award 2017 for outstanding performance and remarkable role of the environment sociology. Rakesh Rana sir awarded a Green Leadership Award, outstanding performance and significantly contribution in environment awareness. Rana sir write several books and he has organized many of the international, national and other conference, workshop and events. Rakesh Rana sir research तर सर्वांचे माईक म्यूट करता येतील का? जाधव सर म्यूट टू ऑल करा सर एकदा. research is the उद्गरी माईक बंद करा तुमचा. hello Rana sir. हेलो हेलो दत्ता सर. हाँ गुड सर मॉर्निंग. चलो कीजिए सर आप. आवाज आ रहा सर? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है. ओके जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू. एक्चुअली सर बाहर हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा तो उसके लिए माफी है. जी जी जी. सबसे पहले तो मैं आर्ट कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज किल्ली धारू महाराष्ट्र बीड और जिनके संयुक्त तत्वाधान दयानंद कॉलेज लातूर, आप दोनों शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों को इस अकादमिक आयोजन के लिए विशेष बधाई और धन्यवाद. महाविद्यालय के विद्वान प्राचार्य डॉक्टर दीपक भारती साहब, जो अपने महाविद्यालय के गोल्डन जुबली ईयर्स में बहुत सारे एकेडमिक कार्यक्रमों का एजेंडा बनाकर इस एक दिवसीय वेबिनार को सोशल साइंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च ट्रेंड्स क्या हैं, ऐसे गंभीर विषय पर इस विमर्श को आयोजित किया, इसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद. और आदरणीय दत्ता जाधव जी, जो मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने मुझे अपने महाविद्यालय और तमाम साथियों के साथ इस मौके में सहभागिता करने का मौका एक बातचीत के बहाने दिया, उनका विशेष आभार. और ऑनलाइन जुड़े तमाम विद्वान सहभागीगण जो इस विचार विमर्श का हिस्सा हैं, आज के कीनोट एड्रेस डॉक्टर
नरेंद्र सिन्हा साहब, गायकवाड़ जी और तमाम साथी। सोशल साइंसेस में रिसर्च मेथोडोलॉजी ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। इस पर बहुत आधिकारिक विद्वान अपने अपने ढंग से बहुत सारा लगातार कहते रहे हैं और लगातार इस पर काम होता रहा है। दत्ता जाधव जी ने इनॉग्रेटर स्पीच रखने के तौर पर अप्लाइड सोशल साइंसेस में रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करने का मुझे आदेश किया है। जब आप इनॉग्रल तौर पर किसी विषय को प्रतिपादित करते हैं और उसे विचार विमर्श के लिए खोलते हैं तो उसमें कई चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इस पर लगातार अगले वक्ता पार्टिसिपेंट्स बातचीत करेंगे और इस विषय को किस तरह से मैं खोलने का प्रयास करूंगा वो कुछ सवालों के साथ छोड़ते हुए आपको इस बातचीत को शुरू करता हूं। रिसर्च बेसिकली है क्या और उसे हम क्यों करते हैं, उसकी जरूरत क्या है। रिसर्च कोई उस एकेडमिक एराना जहां तक हमने समेट के रखा है उसी से नहीं बनती है या उसी से नहीं होती है, उसी से काम नहीं चलता है। इसीलिए शायद थ्योरेटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और तमाम तरह की रिसर्चेस के भेद हम बार बार उठाते हैं, उन सवालों से जूझते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च में हम किन चीजों को किस तरह से इम्पोर्टेंट बनाएं, अप्लाइड रिसर्च का क्या महत्व है, अप्लाइड सोशल साइंसेज, अप्लाइड सोशोलॉजी और तमाम जो सोशल साइंसेज हैं उनमें जो अप्लाइड स्ट्रीम की बात होती है और लगातार वो मूवमेंट एकेडमिक एराना में अपने आप एक स्पेस बनाता जा रहा है, थ्योरेटिकल चीजों को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन तमाम चीजों पर बात करना जरूरी है। अप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड एप्लीकेशंस इन सोशल साइंसेस, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के साथ साथ शोध हमारा स्वभाव है, मानव स्वभाव है। व्यक्ति बिना शोध के रहा ही नहीं। जिज्ञासु होना उसके लिए एक नैसर्गिक गुण जैसा है। दुनिया जब से बनी है और जहां तक हम आए हैं, इस सभ्यता का विकास, तमाम संस्कृतियों का विकास शोध के माध्यम से लगातार हुआ है। समाज ने जब संस्कृति का निर्माण किया तो उसका आधार शोध बना। शोध में हम जिन चीजों को गहरे से देखते हैं, सोचते हैं, हम अपने जीवन अनुभवों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें थोराइज करने का प्रयास करते हैं, कुछ अपने आसपास की जीवन नियमावली निर्मित करते हैं। ये सब शोध के अनुभवों के और उन जीवन अनुभवों के जोड़ने से बनता है जो हम लगातार अपने अनुभवों में, अपने ऑब्जर्वेशंस में, अपने पुराने घटनाक्रमों में उसे जोड़ते हैं और उन्हें फिर रिफाइन करके उनसे एक पूरी नियमावली बना के ना वो तरह तरह की चीजों में दिखाई देती है और जिसे हम लब्बो लुआब जोड़कर एक शब्द में कहने की कोशिश करते हैं, अपनी संस्कृति का निर्माण करते हैं, अपनी सभ्यता का विकास करते हैं। यानी कि समाज ने जैसे जैसे अपनी संस्कृति को निर्मित किया, उसका विस्तार किया, सभ्यता को गति दी, तो उसमें शोध का एक बड़ा पहलू, बड़ा कंट्रीब्यूशन आया। जब हम कल्चर को और संस्कृति को पढ़ते पढ़ाते हैं और उसे खास तौर से रिसर्च के दायरों में देखते हैं तो हजारों परिभाषाएं संस्कृति की हो सकती हैं और हम सोशोलॉजी के लोग, सोशल साइंसेज के लोग उन्हें पढ़ते पढ़ाते हैं। लेकिन संस्कृति को जब हम एक रिसर्च अप्रोच के तहत डिफाइन करने की, उसका परिसीमन करने की, उसे पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली संस्कृति है क्या, संस्कृति का निर्माण, विकास, विस्तार हुआ कैसे। बेसिकली प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न में मैं उस खास
बात को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं जहां से हमने इन सारी चीजों को उठाना, रिसर्च को करना, उसे अपने जीवन, सामाजिक जीवन, मानवीय संबंधों का हिस्सा बनाना शुरू किया। प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न में व्यक्ति, समाज जो भी घड़ता गया, जो भी क्रिएट करता गया, जो भी बनाता गया, वो उसकी संस्कृति में समाहित होता गया। जो सोसाइटी के वेलफेयर में था, समाज के विकास में था, उसे अपनी संस्कृति के तौर पर हमने सहेजना, संरक्षण करना उचित समझा, और जो गैर जरूरी था उसे वो धीरे धीरे छूटता गया। वो गैर जरूरी कई बार बहुत अच्छा थोराइजेशन हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्यों छूटता चला जाता है? जिस थ्योरी की, जिस थॉट की कोई बहुत जीवन में एप्लीकेबिलिटी ना हो, है ना, जीवन में उसका कोई बहुत सार्थक कंट्रीब्यूशन ना हो, तो वो एक खाली कला के रूप में, एक आर्ट के रूप में बना रह जाता है। और जिसमें जीवन से जुड़ने की, जीवन की समस्याओं के समाधान करने की जितनी क्षमता होती है, वो उतना एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ता जाता है और एक साइंस की तरह विकसित होता जाता है। साइंस का जो गुण है, सिस्टेमेटिक, क्रमबद्धता, वो उसका हिस्सा बनता है। यही साइंस में और आर्ट में एक बेसिक फर्क हो जाता है। जब चीजों को हम खाली एंजॉय के लिए करते हैं या खाली हम करने के लिए करते हैं, तो वो बहुत कुछ थोराइजेशन की तरफ जाता है। हम सैद्धांतिक, मैं ये नहीं कह रहा कि समाज में सिद्धांत का, सिद्धांतों का, उसके थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर का, सैद्धांतिक ढांचे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका अपना महत्व है ना। सोसाइटी की अपनी एक मोरल स्ट्रक्चर है, एक वैल्यू स्ट्रक्चर है, लेकिन वो भी अपने जीवन अनुभवों से जितनी जरूरी है, और उनमें जब जब जितना संशोधन होना होता है, उन नियमों में, उन तौर तरीकों में, कस्टम्स में, परंपराओं में, नैतिक संहिताओं में जब जितने बदलावों की जरूरत होती है, वो भी हम रिसर्चेस के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने समाज पर उस तरह के दबाव बनाते हैं। सामाजिक बदलावों की भूमिका क्या है? जो अप्लाइड रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च बेसिकली अपने आप में एक मेथोडोलॉजी है, और अप्लाइड मेथोडोलॉजी, अप्लाइड रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम बदलावों को समझकर समकालीन स्थितियों, परिस्थितियों, मनस्थितियों के लिए समाज में नए इंट्रोडक्शन प्रतिपादित करते हैं, समाज को नई चीजों के लिए तैयार करते हैं, और समाज में जिस चीजों का महत्व है, समाज में जिन चीजों की इस कंटेम्परेरी सिचुएशन में डिमांड है ना, जो हमारे इर्द गिर्द का सिनेरियो है, उसमें जिन चीजों की जरूरत है, उसे हम अपने रिसर्च के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं। यही अप्लाइड रिसर्च का, अप्लाइड मेथोडोलॉजी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सोशल रिसर्च में बेसिकली हम जिन चीजों को अपना दायरा बनाते हैं, उनमें हमें कुछ बेसिक अंतर करने होते हैं। जब हम खाली सोशल होते हैं, तो हम सोशल वेलफेयर, अपने इर्द गिर्द की समस्याओं, अपने इर्द गिर्द के संकटों, अपने इर्द गिर्द की जरूरतों से ज्यादा कंसर्न होते हैं। और जब हम खाली थोराइज होते हैं, या मैं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते उसे कहता हूँ डिफरेंट बिटवीन सोशल एंड सोशियोलॉजिकल, तो हम अपने एक नए ज्ञान निर्माण की तरफ, नई चीजों को खाली जानने और जिज्ञासा की तरफ, अपने एक डिसिप्लिन को विकसित करने की तरफ ज्यादा थोराइज होते जाते हैं, और अब उसकी सार्थकता अपने आसपास के साथ उसकी रिलेविटी को जोड़ने में शायद उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का महत्व तब बढ़ता है जब कोई समाज ट्रांजिशन के फेज से गुजरता है, उसमें बदलावों की बड़ी बयार आती है। तो अगर मैं कंटेम्परेरी सिचुएशन और पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को देखता हूँ, और उसमें समाजशास्त्र की भूमिका और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सोशियोलॉजी की भूमिका को देखता हूँ, तो एक अप्लाइड सोशियोलॉजी की, अप्लाइड सोशल साइंसेस की, अप्लाइड सोशल साइंसेस की मेथोडोलॉजी की एक बड़ी दरकार है, क्योंकि समाज बड़े बदलावों के दौर में है, और एकेडमिक
में भी एक पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे तमाम पूरे सिस्टम में, पूरी चीजों में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, इन तमाम चीजों में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, उसी तरह से एकेडमिक्स में उस पैराडाइम शिफ्ट की एक बड़ी गुंजाइश उभर गई है। क्योंकि अभी तक जिन चीजों के साथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में खास तौर से हम देखते हैं, हम ट्रेडिशनल रिसर्च के बड़े मोह में हैं, और वो तमाम जो रिसर्चेस सोशल साइंसेस में सारे सब्जेक्ट्स के देखकर और खास तौर से सोशियोलॉजी को देखकर हम उस मोह से उभर नहीं पाते। कुछ तमाम गिने चुने बड़े संस्थानों में इंटरनेशनल ट्रेंड्स के आधार पर नई अप्रोचेस सीमित हैं, बाकी एक बड़े दायरे में अभी भी जाति व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था, इन तमाम चीजों पर हम अपनी रिसर्च को कंसंट्रेट किए हुए हैं, और जो बहुत एप्लीकेबल हमें नहीं दिखती है, ना उसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। इसलिए अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात होनी लाजमी है, और उसकी गुंजाइश लगातार है, क्योंकि जो जीवन से जुड़े सरोकार हैं, जो उस रिसर्च की सार्थकता है, जो हम काम कर रहे हैं एक सोशल साइंसेस के दायरों में, जो बड़े कंसर्न हैं, बड़े इश्यूज हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में समाज जिन्हें फेस कर रहा है ना, अगर हम उन्हें नहीं छू रहे, हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम ना अपने सब्जेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे, ना अपने सोशल साइंसेस में कोई बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहे, ना हम कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ नया कर रहे हैं, ना हम उन टूल टेक्निक्स को बहुत साइंटिफिक ढंग से इस्तेमाल करके कोई नई चीज ला पा रहे हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द के सोशल चैलेंज, चाहे वो स्त्री का सवाल है, चाहे वो नीचे के तबकों के SC ST OBC माइनॉरिटीज जिन्हें हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, उनसे जुड़े सवालों का सवाल है, अगर सोशल साइंसेस किसी नई अप्रोच से बदलती दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, मीडिया और मार्केट के दबाव में जो जीवन के दबाव उभरे हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के नए ढंग के दबाव उभरे हैं, जो नई मोरालिटीज समाज की डिमांड है, हम उनको समझने समझाने में अगर बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम नई मेथोडोलॉजीज भी कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि नए दौर के, नए जमाने के, नए एराना के नए सवाल है, और वो नए दबावों से उभरे हैं। पूरा इंटरनेशनल एक दुनिया बहुत कनेक्टिंग है, हम इंफॉर्मेशन के दौर में हैं, ढेरों इंफॉर्मेशंस का दबाव हम पर, सब पर है। वो हम एकेडमिक्स लोगों की जिम्मेदारी इस दौर में इतनी बनती है कि इस पूरे अंबार से जिस सूचना समाज में समाज एंटर कर गया है, उससे कितनी तेजी से हम नए ज्ञान का निर्माण करें, और इस बदलती दुनिया में उस नए ज्ञान के आधार पर नए समाज को नई सदी में जीने के नए नए तौर तरीके, राह अपने ढंग से दिखाने में हम अपना कंट्रीब्यूट करें। ये अप्लाइड रिसर्च हो सकती है, ये अप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी हो सकती है, वरना हम खाली पुराने अपने घिसे पिटे सिक्के, अपने ठूठ हथियारों से रिसर्च करते रहे, इंटरव्यू शेड्यूल भरते रहे, बातचीत करता रहे, है ना, तो वो कोई बहुत ज्यादा सार्थक, नए जमाने में जब आप डिजिटल एज में हैं, जब आप एक बिल्कुल नई दुनिया में हैं, कितना काम करेंगे? और सोशल साइंसेस अपने ढंग से चीजों की गहन जांच, शोध बिल्कुल एक छोटी सी चीज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत सावधानी से कुछ खोजते हैं, उस नए रिलेशन को समझते हैं जो बदलावों ने नए ढंग से इस्टेब्लिश किया है। ये रिसर्च है बेसिकली। और अगर रिसर्च उन बदलावों को, उन नए संबंधों को जो एमर्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ रहा, उन्हें नहीं बता पा रहा, तो एक पत्रकार में
जो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, कुछ घंटों में टीवी की स्क्रीन पर बैठकर हम और आप से बड़े बिग डेटा को एक ग्राफ में, एक उसमें बता देता है, इतने लोगों ने इसे लाइक किया, इतने लोगों ने हाँ किया, इतने लोगों ने ना किया, इतने लोग ये कहते हैं, इतने लोग ये कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस सोशल साइंटिस्ट और एक जर्नलिस्ट? हमसे ज्यादा डेटा एनालिसिस वो घंटों में, मिनटों में कर रहे हैं। हम और आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और सोसाइटी हम हमारे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनके मान रही है, देख रही है। लेकिन वो एक सतही जनरलाइजेशन कितना काम करता है और समाज के लिए कितना हितकर है, ये सोशल साइंटिस्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। और जब तक हम एक सार्थक हस्तक्षेप, एक सशक्त और नए टूल, टेक्निक, नई टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं करेंगे, तो हम ना सोशल साइंसेस का विकास कर पाएंगे, ना अपने एकेडमिक एराना में कुछ नई चीज दे पाएंगे, ना हम दुनिया के साथ, बदलती दुनिया, बदलती पूरी ज्ञान व्यवस्था, पूरे नॉलेज सिस्टम में अपने आप को नए ढंग से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। हम आज अब कंटेंट एनालिसिस के पुराने तौर तरीकों से किस तरह के एनालिसिस कर पाएंगे, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक बिग डेटा है, बिग इंफॉर्मेशंस हैं, सोसाइटी डे टू डे के इंटरेक्शन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से ज्यादा बहुत कुछ वहां कर रही है। उस वर्चुअल व्यवहार को समझने के लिए सोशल साइंसेस के पास क्या नई दृष्टियां हैं, क्या नई टेक्निक्स हैं, ये बहुत चैलेंजिंग है ना? उस फेसबुक पर जहां टनों इंफॉर्मेशंस, जिन्हें सिर्फ तौल में ही आंका जा सकता है, गिनना बड़ा मुश्किल है ना? सुबह से शाम तक मूव करती है ना? ट्विटर हैंडल एक वीआईपी से लेकर एक सामान्य आदमी तक किस तरह से चीजों को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस वर्चुअल और एक्चुअल के बीच जो बहुत सारा क्रिएट करना है, वो सोशल साइंसेस को करना है। वो इन रिसर्च मेथोडोलॉजीज को करना है जिन पर बहुत गंभीरता से काम होना है। ठूठ हथियारों से हम बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो क्या नए तरीके इजाद हों, किन नए ढंग से हम चीजों को समझें और इन सूचनाओं को मत कर किस तरह से ज्ञान का निर्माण करें। और थोराइज होने की तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमें अप्लाइड सोशल साइंसेज, अप्लाइड मेथोडोलॉजी की तरफ बहुत तेजी से, फुर्सत नहीं है, उतना काम करने की जरूरत है। जो 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 नए दबाव हमारे जीवन को सीधे अफेक्ट कर रहे हैं, रोज मानवीय संबंधों पर, सामाजिक संरचना पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें हम कब समझेंगे? बहुत देर हो जाएगी। जैसे हमारे अखबारों ने, पत्रिकाओं ने सिनेमा को बहुत वर्षों तक कोई स्पेस ही नहीं दिया। अगर बहुत कुछ अखबारों ने बाद में शुरू भी किया तो लास्ट के पेज पर किसी हीरो हीरोइन का एक फोटो छाप के खत्म कर दिया, और बहुत अट्रैक्टिव सा फोटो छाप कर एक सिनेमा की पूर्ति कर दी। लेकिन जब उसे समझ आया कि उसने तो पिछले 50 सालों में भारतीय समाज की बखिया उधेड़ दी और उसने भारतीय समाज को उतने गहरे बदलाव की तरफ धकेल दिया, फिर उन्होंने उस सिनेमा को समझना शुरू किया, उन्हें रिव्यू करना शुरू किया, और अब हम सिनेमा स्टडीज, उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये उसी का एक पुराना या शुरुआती हिस्सा था जो आज नए डिजिटल एरा की तरफ हमें बहुत तेजी से प्रेशराइज कर रहा है, और हमें उन मेथोडोलॉजीज को, उन सोशल साइंसेस को, उन विषयों को अपने अध्ययन अध्यापन के केंद्र में लाना ही पड़ेगा। उन चीजों को समझना ही पड़ेगा, उन दिशा में हमें काम करना ही पड़ेगा। समाज तो जूझ रहा है पानी के संकट से, समाज तो जूझ रहा है क्लाइमेट चेंज के संकट से, और मैं रिसर्च कर रहा हूं परिवार में महिलाओं की बदलती भूमिका, परिवार में बुजुर्गों की बदलती भूमिका, है ना?
ग्रामीण व्यवस्था में पंचायत की भूमिका, मैं इनकी भूमिकाओं को, इनके कंट्रीब्यूशन को कोई कम नहीं कर रहा हूं या इन्हें खारिज नहीं कर रहा हूं, ना ये कह रहा हूं कि इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े सवाल जब आपके सामने हैं, आपके सामने फौरी समाधान की इतनी समस्याएं हैं जो एकदम तत्काल समाधान चाहती हैं, जो जीवन संकट में लोग एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। सोशियोलॉजी ऑफ वाटर, पानी का समाजशास्त्र क्या है, एनवायरमेंट का समाजशास्त्र क्या है, क्लाइमेट का समाजशास्त्र क्या है, कैसे उन सवालों की तरफ हमें समझना है। अप्लाइड सोशियोलॉजी खाली कोई सामाजिक समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, या अप्लाइड मेथोडोलॉजी खाली कोई कुछ चीजों के समाधान तक सीमित नहीं है। नई स्थितियों में कैसे समाज को जागरूक बनाना है, कैसे सोसाइटी में सेंसिटिविटी पैदा करनी है, ये भी उसका अहम हिस्सा है। और जब हम एक कंसर्न सोशल साइंस खड़ी करेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द के सवालों पर बात करेंगे, जिसे हम मीनिंगफुलनेस कहते हैं, सार्थकता कहते हैं, वो यही है। जब हम सवाल करते हैं, सवाल उठाना बेसिकली रिसर्च करना है, सवाल ही तो रिसर्च है। मैं बहुत सामान्य ढंग से बात करना चाहता हूं, बहुत बिना सोशल साइंसेस वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल ही रिसर्च है। जब तक हमारे दिमाग में सवाल नहीं खड़ा होता तो हम रिसर्च नहीं करते, और जैसा सवाल होगा वैसी रिसर्च करेंगे। अगर सवाल इतना थोराइज है, या मैं कहूं कि वो इतना निराकार है कि वो ना मुझे उतना अफेक्ट कर रहा, ना आपको समझ आ रहा, ना मेरे समाज को समझ आ रहा, मैं सिर्फ कुछ एकेडमिक एराना में इंटरटेनमेंट की कुछ तैयारियां कर रहा, हमें निराकार से पहले उस साकार की तरफ देखना होगा। नहीं तो सोशल साइंटिस्ट की, सोशोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत लिमिटेड बनी रहेगी। कौन हमें नीति निर्माण में शामिल करता है, कौन सरकार सोशल साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को एड्रेस करती है या हमें उन नीतियों के लिए बना जाता है। इसीलिए शायद सोशल वर्क ज्यादा डिमांडिंग है, इसीलिए शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा डिमांडिंग है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस खाली पॉलिटिकल कल्चर और वोटिंग कल्चर इस तक बात करने से आगे बढ़ ही नहीं रहा, या सोशियोलॉजी खाली जाति, परिवार, गोत्र इससे आगे की बात कर ही नहीं रहा है ना। जब तक सोशल साइंसेस खाली ये कहेगी कि हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, हम फैक्ट्स को समझते हैं, हम फैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, तो आप बहुत सीमित हैं। आपको कोई स्पेस क्यों दे, आपको सिस्टम क्यों बुलाए? आपको इससे आगे आना पड़ेगा, अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। आप खाली अगर एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो एक 200 सालों की प्रैक्टिस में कहता है कि मैंने फला गांव की केस स्टडी की, हिंदुस्तान एक गांव नहीं है मान्यवर, हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं, और आपके एक गांव के जनरलाइजेशन से क्या इंडियन रूरल डेवलपमेंट की कोई पॉलिसी बन सकती है? आपका उसमें कोई सार्थक योगदान बन सकता है? बाल भर भी नहीं। यहाँ डिफरेंट तरीके के गांव हैं। आपको थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी मेथोडोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब आप कोई मीनिंगफुल काम कर पाएंगे। हिंदुस्तान में ना 6 महानगर हैं, ना एक गांव है, यहाँ 6 लाख गांव हैं और डिफरेंट तरीके के। तो आपको उस तरह के ब्रीजिंग करने पड़ेंगे, अपनी सोशल रिसर्चेस को उस तरह से एक नेटवर्किंग में लाना पड़ेगा। हमारे जितने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है, या पॉलिटिकल साइंस का इप्सा है, या
इकोनॉमिक्स के लोगों के अपने संगठन हैं, या हिस्ट्री के लोगों की हिस्ट्री कांग्रेस है, उन सबको एक ब्रिजिंग करके नेटवर्किंग बना के एक पैन इंडिया लेवल की रिसर्चेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। और आज से ज्यादा आसान क्या हो सकता है? जब आप इंटरनेट के दौर में हैं, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोई सालों खर्च करने की अब जरूरत ही नहीं है। वो एक रात, दो रात, एक दिन, दो दिन का काम है। पूरा इंटरनेट आपके सामने उसने लाके खड़ा कर दिया है, आपके जीवन को इतना सुगम बना दिया है, सूचनाओं का अंबार आपके पास है। अगर फिर भी आप उन्हें उतने बेहतर ढंग से एनालाइज करने के टूल, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी खड़ी नहीं कर रहे और नए तरीके नहीं खोज रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। हमारे स्तर पर एक नए उद्यमों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, नए तौर तरीकों को खोजने की जरूरत है। तभी शायद सोशल साइंसेज और हम सब मिलकर कोई बेहतर ढंग से प्लानिंग में, हम एडमिनिस्ट्रेशन में, हम सिस्टम में एक सार्थक और अपने ढंग का बेहतर योगदान कर पाएंगे। और जब आप आज के तमाम तरह के नए बदलावों के दौर में समाज को देख रहे हैं, नई जटिलताओं के दौर में देख रहे हैं, नई नैतिकताएं ग्लोबलाइजेशन के दौर में उभर रही हैं, नई सामूहिकताएं बन रही हैं, उन्हें आपको अपने ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। नए रिलेशन, नए जो कॉजेज हैं, कार्य कारण हैं, वो कैसे बनेंगे, कैसे। खाली घटनाओं के एनालिसिस तक अगर आप खुद को सीमित रखेंगे, अपने समाज विज्ञानों का दायरा लिमिटेड कर देंगे, तो हम सब के एग्जिस्टेंस खतरे में है, हमारे डिसिप्लिन खतरे में है। खाली जीवन घटनाएं नहीं है, जीवन में प्लस माइनस दोनों है। जिन घटनाओं का आप बात करते हैं, जो घट चुकी, सिर्फ उनका एनालिसिस करेंगे? जो फिलहाल है उसका भी करना पड़ेगा, जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसका भी करना पड़ेगा। तो घटनाएं और योग, नए कॉम्बिनेशन, नए रिलेशन, है ना, कैसे बनेंगे, बन रहे हैं, किस तरह सोसाइटी जा रही है, किस तरह एक वर्ल्ड सिनेरियो उभर रहा है, भविष्य की तैयारियां, चुनौतियां क्या हैं, उनकी तरफ एक सोशल साइंटिस्ट और एक डिसिप्लिन के तौर पर कोई भी समाज विज्ञान कैसे अपने आप को एक बेहतर भूमिका में तैयार करे। शायद ये आज की सबसे बड़ी विचारणीय और विमर्श की बात होगी। मैं एक इंट्रोडक्टरी स्पीच के नाते सिर्फ कुछ सवालों को आपके बीच खड़े करने का प्रयास किया है। उस तरह का कोई कंक्लूडिंग रिमार्क करने की कोशिश नहीं की है, उस तरह के अप्लाइड रिसर्च की बात नहीं की है, क्योंकि वो आने वाले पूरे वक्ता, सहभागीगण और आदरणीय नारायण सिन्हा साहब जिन्हें मैं सुनता रहता हूँ, वो सब उन चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज की ये बातचीत बहुत सार्थक ढंग से हम सबको कुछ देगी और सोशल साइंसेस में कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन अपना स्थापित करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोनों महाविद्यालय परिवारों को, आपकी पूरी एंटायर टीम को, जाधव साहब, दत्ता जी और तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने डिजिटल रिसर्च मेथोलॉजी की जरूरत बताई है, डिजिटल रिसर्च की एक सोच की जरूरत बताई है, एक अलग अप्रोच हम सबको दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं जाधव सर से निवेदन करती हूँ कि वो समारोह के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर नरेंद्र सिन्हा जी का परिचय दें। Today's second speaker of the webinar, Professor Naren Sinha sir, is the very energetic and inspirational eminent professor. Professor Naren Sinha holds 2 master degree, first in statistics and second is economics, followed by a PhD on econometric modeling under the supervision of Professor Raj Krishna, a renowned economist and member Planning Commission, Government of India, and known of Hindu rate of growth. Sinha sir starting his career as lecturer in statistics at the University of Rajasthan, Jaipur during 1968 to
1971. Professor Sinha sir switched over to economics and served Department of Economics during 1971 to 1978. During 1978 to 1983, Professor Sinha sir served the National Institute of Public Finance and Policy, a leading think Government of India. As senior economist, Professor Sinha sir joined the University of Rajasthan as an associate professor in economics in 1983 and later as a professor of economics till 2004. Professor Sinha sir served as professor of econometry, University of Botswana, South Africa during 2004 to 2021. Sinha sir publication has 6 books, 15 books in chapter, and more than 50 research papers published in national and international journals. State finance in India, World Bank staff working papers, etc. Sinha sir list is available in Google Scholar. Professor Sinha sir awarded postdoctoral award Commonwealth Academic Fellow, Department of Econometry and Statistics, University of Manchester, UK, during 1988 to 1989. Visiting Fellow at University of Bristol, UK, 1991 at Mosaic Science. Sir's research supervisor work is very rich. Sinha sir supervised about 37 PhD students, 25 MPhil, and 35 MA dissertations. In addition, he has delivered lecture as a resource person, facilitator in several international workshops on research methodology organized by Council for the Development of Social Science Research in Africa, Senegal, Kenya, Southern Africa, Tanzania, Zimbabwe, South Africa. Sir's teaching area is very well-known person. Today's resource person, sir, is the very well-known person in our webinar. I request Sinha sir to speak the research methodology in social science. Sir's biodata is very rich. Professor Sinha sir has participated and presented various national and international conferences held in Australia, Italy, UK, Thailand, South Africa, and the United States of America. Thank you, sir. Thank you. I request Sinha sir to start your lecture, sir. Thank you. Thank you, Professor दत्ता जाधव. I am grateful to. मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में बोलने की. मैं काफी अरसे बाद मुझे हिंदी में बोलने का अवसर मिला है, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा. I am thankful to Professor Datta Jadhav and the principal of the college, Deepak Bharti, for giving me this opportunity to address a very heterogeneous group of scholars and participants. Let us start. ये Dr. Rakesh Rana ji का जो lecture था, it was very impressive. I am highly impressed by the lecture. The way he has put the questions before the social scientists is really wonderful. He needs congratulations once again. Now, can you see my screen? Yes, sir. Yes. Your Yes, screen yes. is visible. देखिए, मैं स्क्रीन इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. क्या होता है कि मोस्ट रिसर्च इन सोशल साइंस और लिटरेचर जो है, जो प्योर साइंस नहीं है, लेट मी एडजस्ट इट. यस, कुछ प्रॉब्लम जस्ट
अनलाइक साइंस, तो साइंस जो है बहुत डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट मानता हूँ साइंस की तुलना में, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि जो लॉ बन जाते हैं वो हम सब जगह लागू होते हैं। जैसे ऑफ ग्रेविटेशन है, सब एप्पल को गिरना है पेड़ से नीचे तो सब जगह गिरेगा, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो। लेकिन सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता। सोशल साइंस सोसाइटी के रेफरेंस में चेंज होती है। जो बिहेवियर सोसाइटी का नॉर्थ इंडिया में है वो बिहेवियर साउथ इंडिया में नहीं है। जो सोसाइटी का बिहेवियर इंडिया में है वो सोसाइटी का बिहेवियर अफ्रीका में नहीं है। जो सोसाइटी का बिहेवियर अफ्रीका में है वो अमेरिका में नहीं है। हर सोसाइटी एक अपना अलग वो है, इसलिए कोई लॉ ऐसा नहीं है सोशल साइंस में जो सब जगह लागू होता हो। इस परिप्रेक्ष्य में सोशल साइंस जो है साइंस से ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसके चेंज होते रहते हैं। लेकिन सोशल साइंस के अंदर सबसे अहम बात क्या है कि ये कॉमन सेंस पे ज्यादा निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ साइंस की। साइंस में हम कहते हैं कि सूरज जो है पूर्व में उगता है या पश्चिम में डूबता है। कॉमन सेंस ये कहता है कि सूरज घूम रहा है या पृथ्वी फिक्स है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, ये मिलकर के लिक्विड बनाती है जल, लेकिन ये भी जो है बट कॉमन सेंस ये कहता है कि दो गैस मिलकर के तो गैस बनना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड पर क्या असर होता है, इसका आंसर सीधा सीधा होता है, हर व्यक्ति कहेगा जब डिमांड कम होगी। कॉमन सेंस, और यही कॉमन सेंस जो है दैट्स द बेसिस ऑफ सोशल साइंस। नाउ सोशल रिसर्च जो शब्द है, सोशल स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस, ये बड़ा हाई साउंडिंग लगता है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च जो है कुछ लोग तो रिसर्च करते हैं वेबसाइट पे देखने के लिए अच्छी चीजें कहाँ मिल, ऑनलाइन का जमाना है, हम देखते हैं कि अमेजन में अच्छी चीज मिल रही है या किसी और वेबसाइट पर अच्छी चीज मिल रही है। ये भी एक रिसर्च, एक प्रकार की रिसर्च होती है, और जो हर व्यक्ति करता है, हर कहाँ पर किस ऐप पर एडवांटेज है, कौन सा गेम अच्छा है खेलने के लिए। इस प्रकार हम ये सब रिसर्च के हिस्से ही हैं। कुछ रिसर्च टीवी न्यूज चैनल करती हैं कि किस एरिया में यूपी में आज कौन सी पार्टी का वो चल रहा है, वो भी एक रिसर्च का मुद्दा होता है कि फोर्थ कमिंग इलेक्शन में किस कहाँ से फंड मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, ये भी एक रिसर्च ही तो है। इसी प्रकार हम कहते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं ये जानने के लिए कि उनको किस एरिया में काम करना चाहिए ज्यादा, ये भी एक रिसर्च है। और इसी प्रकार से जब हम ग्रेजुएट स्टूडेंट काम करते हैं कि कौन से प्रोफेसर के साथ हमें काम करना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये भी एक प्रकार की रिसर्च होती है। और बिजनेस कंसल्टेंट भी अलग अलग प्रकार की रिसर्च करते हैं, जैसे ये मालूम करने के लिए कि कहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, किस चीज का स्कोप ज्यादा है, हम स्टार्टअप के अंदर देखेंगे किस प्रोजेक्ट की डिमांड ज्यादा है, हम उसी में अपना बिजनेस लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है रिसर्च सोशल जो है बड़ा कॉमन चीज है, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब रिसर्च भी दो तरह की होती है। साइंटिफिक रिसर्च होती है, कंट्रीब्यूट्स टू बॉडी ऑफ साइंस, और ये इसके बाद इसमें क्या होता है, फोटो में साइंटिफिक मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। अब हम साइंटिफिक रिसर्च जो होती है थोड़ी स्लो होती है, और इट कैन नॉट प्रोवाइड इमीडिएट एब्सोल्यूट आंसर्स। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कोविड की बात करता हूँ। कोविड-19 दिसंबर 19 में पहली बार चाइना में देखा गया था। उसकी दवाई आते आते आप देखिए कितना समय लग गया, वैक्सीन आते आते। कुछ साइंटिफिक रिसर्च स्लो एंड इट कैन नॉट प्रोवाइड इमीडिएट आंसर टू मेनी प्रॉब्लम्स। ऑन द अदर हैंड सोशल रिसर्च से पता चला कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाना जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है, ये सोशल रिसर्च। और ये इसने हमें हर व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट किया, हर डॉक्टर ने कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने ये देखा कि हल्दी का काढ़ा पीने से भी फायदा होता है, किसी ने कहा नींबू खाने से फायदा होता है, किसी ने कहा अदरक खाने से फायदा होता है। ये सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और उससे क्या हुआ कि सोसाइटी को हमें इमीडिएट रिलीफ मिला। रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपने आप को उस पूरे माहौल में अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो सोशल साइंस रिसर्च होता है वो हर हमेशा सोचता रहेगा उसी प्रॉब्लम के बारे में, उस तरह से नई नॉलेज क्रिएट की जाती है। इसलिए कुछ लोगों के लिए सोशल साइंस फन मिल जाता है, बहुत एक्साइटिंग है, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट सोशल साइंस रिसर्च। मैं इस मामले में कई बार कहता भी हूँ कि जो इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई है इवन इन साइंस, वो लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में नहीं हुई,
उदाहरण के लिए मैं न्यूटन की बात करता हूँ। न्यूटन अपने लैब से बाहर आया और बाहर आकर के उसने बाग के अंदर बैठा और बाग में उसमें बैठ करके तो वो अपनी प्रॉब्लम में इतना एब्जॉर्ब था, जैसे मैं कह रहा हूँ तीसरे पॉइंट पे कह रहा हूँ, कि वो इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो न्यूटन इतना खोया हुआ था अपने प्रॉब्लम के अंदर तो उसमें एकदम उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इसी प्रकार की एब्जॉर्प्शन, ही वाज सो हैप्पी। हैप्पीनेस की एग्जांपल मैं देता हूँ, आर्किमिडीज की एग्जांपल से। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे ज्यादा एग्जांपल मालूम है। आर्किमिडीज नहा रहा था, उसको डेंसिटी निकालने का तरीका नहीं मालूम था, तो वो बाथरूम में टब के अंदर गया, पानी बाहर निकला, उससे उसका आइडिया आया, अच्छा तो डेंसिटी इस तरह निकाली जा सकती है। तो आर्किमिडीज वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन द क्रिएशन ऑफ द नॉलेज कि उसको नहाते नहाते भी एकदम आइडिया दिमाग में आ गया और वो एकदम भागा, यूरेका यूरेका कहता हुआ कि आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के लिए साइंस एक फन हो जाता है। साइंस हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिक साइंस, प्योर साइंस भी हो सकती है, और ये जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी से ज्यादा संबंधित है। अप्लाइड साइंस में हम क्या करते हैं कि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल साइंस की बात करते हैं, हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को अच्छा बताया जाए। बहुत बेसिक एंड अप्लाइड साइंस जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। आदमी की हेल्थ कैसे अच्छी बने, हाउ टू एजुकेट द पीपल अंडर कोविड, कोविड के में शिक्षा कैसे दी जाए, इसमें बहुत रिसर्च हो रही है। ऑनलाइन में क्या क्या सुधार किए जाएं, इस पर रिसर्च हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अप्लाइड साइंस और प्योर साइंस एकदम अलग अलग। तो हमें क्या डेवलप करना है, वी शुड थिंक लाइक ए रिसर्च। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक छोटा बच्चा, मुश्किल से 2-2.5 साल का होगा, 3 साल का होगा, वो, हम एक डिनर में बैठे हुए थे, ओपन डिनर चल रहा था। वो बच्चा आता और सैलेड की प्लेट में से एक ककड़ी की पीस उठा लेता, फिर खा के चला जाता, फिर दोबारा आता, फिर कुकुम्बर का पीस उठाता, और वो बच्चा जब तक आता रहा जब तक उसको कुकुम्बर का पीस मिल गया। जब कुकुम्बर खत्म हो गया तब वो दोबारा आया और गाजर का पीस, कैरेट का पीस उठाया, गाजर का पीस उठाया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे को भी मालूम है कि उसका प्रेफरेंस क्या है। तो हर बच्चा पैदा होते ही जानता है कि बच्चा रिसर्चर है, वो उसको मालूम है कि हमें मुझे क्या चाहिए करना है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ने कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 आखर प्रेम का वो प्रेम नहीं है जो फिल्मों में दिखाई जाता है, ये वो प्रेम है जब मैं पोथी से डेवलप करना है। जो हम पढ़ रहे हैं आप उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाइए, इतना एब्जॉर्ब हो जाइए कि आपको अपने आप ही निकलने लगेंगे, विचार आने लगेंगे। इसके लिए मैं एग्जाम्पल जैसे देता हूँ कि वो ये एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसकी वाल्मीकि की। वाल्मीकि जो है, नारद जी ने आकर कहा कि आप जो है महाभारत देखिए। वाल्मीकि, क्योंकि आपने महाभारत देखी है, आपको मालूम है महाभारत में क्या होने वाला है। तो महाभारत, उसमें उन्होंने क्या किया कि महाभारत लिख रहे थे, सॉरी मैं वेद व्यास की बात कर रहा था। तो महाभारत वो लिख रहे थे वेद व्यास जी, तो उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसको इमीडिएट लिख सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लॉर्ड गणेश से कहिए कि वो जो है आपको आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ही इज वेरी गुड एज ए स्टेनोग्राफर। तो उन्होंने गणेश जी से जाकर कहा वेद व्यास जी कि साहब मुझे आपकी सेवा चाहिए, और इसके लिए मुझे महाभारत लिखनी है। तो बोले, गणेश जी ने एक शर्त रखी, गणेश जी ने ये शर्त रखी कि मैं लिखना जरूर पसंद करूंगा, लेकिन मेरे कलम दुखनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो मैं खाली बैठा हुआ हूँ। वेद व्यास जी को थोड़ा लगा, देखा भाई मैं अपने दिमाग से श्लोक बनाऊंगा और मुझे कुछ समय तो लगेगा। तो उन्होंने फिर कंडीशन रखी गणेश जी के सामने, दूसरी कंडीशन, मैं ठीक है, मैं तुम्हारा पेन नहीं रुकेगा, इसकी मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक बात, एक शर्त, एक वादा करना पड़ेगा। बोला क्या? कि तुम बिना सोचे समझे नहीं लिखोगे। इसका मतलब ये जो भी मैं श्लोक बोलूंगा तुम पहले समझोगे और फिर उसको लिखोगे। के बाद क्या हुआ कि जब वो ये चालू हो गया, वो दोनों एग्री हो गए, वो महाभारत लिखने चालू हो गए। इतने में उनका पेन टूट गया, गणेश जी का पेन टूट गया।
तो वो रुकना नहीं चाहते थे सोच में, तो उन्होंने क्या किया, हमने दांत तोड़ करके उससे पेंसिल महावट लिखना चालू कर दिया। तब से गणेश जी को हम एक दंत कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य हम जो भी देखें उसको पहले समझिए। आजकल क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में सोशल मीडिया के अंदर इतनी चीजें आ रही हैं कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सच है क्या गलत है। हम कुछ सोच रहे हैं, व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज आएगा कि आपको लगेगा अरे मैं क्या गलत तो नहीं हूँ। हमें क्या करना पड़ता है, हमको ये सोचना पड़ेगा, गणेश जी बनना पड़ेगा, बिना सोचे समझे कोई भी बात हम नहीं माने। अब कुछ दिनों पहले मेरे पास व्हाट्सएप का एक मैसेज आया, वो अर्थशास्त्र से संबंधित था। उसने कहा आप इसको फॉरवर्ड करिए तो पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां हमारी कुछ पिछले सरकारों ने की हैं। मैंने उसको जवाब दिया कि मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा क्योंकि ये जो गलतियां बताई गई हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से सही नहीं है। और मैंने वापस उसको जवाब दे दिया कि मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने उसको समझा, इकोनॉमिक के हिसाब से जाना और उसके बाद देखा ये गलत। हमें व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में आज ये स्थिति हो रही है कि हमको कई बार आगे पीछे जाना पड़ता है। रिसर्च इन्वॉल्व्स कांस्टेंट मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑन एम्पिरिकल पे। हमें सोचना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। इतना व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, तो व्हाट्सएप मैसेज है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इतनी न्यूज आ रही है कि आपको में अपना वे, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना रैशनैलिटी यूज करनी पड़ेगी, इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो रिसर्च की जो है, ये जो सोशल साइंस रिसर्च होती है, इसके 3 मुख्य आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है एक्सप्लोरेशन, मतलब पहले तो आप ढूंढिए आपको किस विषय पे रिसर्च करनी है। और ये जो विषय है, ये मैं जैसे कहा पोथी पर जगमुआ, ये पोथियों में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा अपनी ऑन कॉमन सेंस से। अपना छोटी सी चीजें होती हैं तो आपको चारों तरफ रिसर्च के मुद्दे बन जाते हैं, और रिसर्च के मुद्दे बन जाते हैं तो आपको रिसर्च में ढूंढना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि पुस्तकों में ढूंढते हैं, लिटरेचर में ढूंढते हैं, कहीं कोई रिसर्च मिलता नहीं। पहले यू गो बाय योर ओन आइडिया कि मुझे सोशल साइंस रिसर्च करनी है, सोशल सोशियोलॉजी में किस एस्पेक्ट पे करनी है। एक बार की बात है कि मेरे पास एक स्टूडेंट, एक लेक्चरर आई, किसी गर्ल्स कॉलेज की थी वो, और आकर के इकोनॉमिक्स की, आकर के मुझसे बोले सर मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि आप पीएचडी क्यों करना चाह रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं पॉवर्टी पे करना चाह रही हूँ। मैं क्यों पॉवर्टी पे क्यों? क्योंकि मैंने इस पे एमफिल में भी इस पे मैंने काम किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पति क्या कर रहे हैं, तो बोले क्या पति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ पति क्या कर रहे हैं। तो बोला मेरे पति भी मेरे कॉलेज में ही लेक्चरर है, वो हिस्ट्री के लेक्चरर। मैंने कहा आप दोनों मेरे पास आइए। जब दोनों मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा साहब आप ऐसा करिए, आप ये लिखिए कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का आर्थिक इतिहास लिखिए 1910 से 1925 तक का। अरे साहब वो इतने खुश हुए दोनों के दोनों, वो बोले साहब अब हम दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे इस पीएचडी में, क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आ गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आ गया। कहने का मेरा तात्पर्य है रिसर्च इसमें नहीं है कि थ्योरी क्या कहती है, नहीं, थ्योरी तो बाद में बनती है। इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, जो इकोनॉमिक्स के शिक्षक हैं, उन्हें मालूम है कि एक हमारा एनालिसिस होता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं फिलिप्स कर्व। और फिलिप्स कर्व में क्या होता है, इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में संबंध देखा जाता है। ये संबंध किसी भी थ्योरी में नहीं पाया गया था, लेकिन फिलिप्स ने 1951 में डेटा कलेक्ट किया, उसमें कोरिलेशन निकाला, कोरिलेशन निकाल कर कोरिलेशन है इसमें, तो उसने एक फिलिप्स कर्व दे दिया। तो कई बार क्या होता है, थ्योरी हमारी ऑब्जर्वेशन से बनती है, तो कई बार क्या होता है थ्योरी हमें रिजेक्ट करनी पड़ती है। जैसे गैलीलियो से पहले सब ये जानते थे, कहते थे कि धरती फिक्स है और सूरज घूमता है, लेकिन गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट नो, इट्स नॉट करेक्ट, सन फिक्स है और धरती घूम रही है। तो कहने का तात्पर्य है कई बार थ्योरी भी हमें गलत, पहली बार हमें क्या है, पहले आप रिसर्च करिए, इसके मुझे किस रिसर्च मतलब सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, आप किस एस्पेक्ट पे पीएचडी करनी है। जब आपको जब आइडिया लगता है मुझे इस एस्पेक्ट पे पीएचडी करनी है, तब आप जैसे अभी राणा साहब ने बताया कि आप इंटरनेट पे जाइए और देखिए उस एरिया में कहाँ कहाँ पे किस किसने काम किया है। जब आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये काम हो चुका है, उस काम में से जैसे आपने 10 या 20 आपने वो देखे, पेपर्स देखे, रिसर्च पेपर देखे, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप वो पेपर कर लीजिए जिसका टाइटल आपकी समझ में आ रहा हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप टाइटल समझ लीजिए कि टाइटल में क्या कहना चाह रहा है, आप उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद उसके आधार पे
जो आपकी सोच है, जो लिटरेचर आपने देखा है, उसके आधार पे अपना आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि ये हाइपोथेसिस मैं लेना चाह रहा हूँ अपने रिसर्च के लिए। अब हाइपोथेसिस जो होता है ये किसे कहते हैं, देखिए यहीं पे मैं बताना चाहूंगा हाइपोथेसिस क्या होता है कि किसी कोई भी स्टेटमेंट आप देते हैं वो एक हाइपोथेसिस है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि आप ये सही भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाइपोथेसिस सही हो। लेकिन इसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, रिसर्च मेथोलॉजी में अवेलेबल है। कभी जैसे मैं कभी रिसर्च मेथोलॉजी लेक्चर दूंगा प्योरली, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स के आधार पे आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें ऑपरेशनलाइजेशन पे आते हैं कि हम इसकी डेटा कैसे हम इसका ऑपरेशन करेंगे, यानी कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज रिसर्च डिजाइन में आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कि डेटा कहाँ अवेलेबल है। तो हम उसको हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा अवेलेबल है, क्वालिटेटिव डेटा अवेलेबल है, सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल है। प्राइमरी डेटा जो होता है वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है। कहने का तात्पर्य यह है तो रिसर्चर इज द प्राइम यूजर ऑफ द डेटा। प्राइम यूजर मतलब प्रथम उपभोक्ता है उस डेटा का, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, यानी वो डेटा जो किसी और ने कलेक्ट किया, किसी और संस्था ने कलेक्ट किया और आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे रहे हैं आजकल, वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। वो प्राइमरी उनके लिए प्राइमरी है, वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो सेकेंडरी हो जाएगा। ये अंतर इसलिए आवश्यक हो जाता है कि प्राइमरी डेटा जब होता है तो आप अपने शोध के उद्देश्य के अनुसार कलेक्ट करते हैं। तो आपने शोध का विषय लिया है, उसके अनुसार आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डेटा जब अगर अवेलेबल है, प्राइमरी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपना शोध जो है चेंज करना पड़ेगा, आल्टर करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा इन लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो ये थोड़ा अंतर होना जरूरी होता है। फिर दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन डेटा काम करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको नापा जा सके, आय, उपभोग, ये होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जो जिसका नापा नहीं जा सके, जैसे आप शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, ये सब डेटा जो इस तरह का डेटा होता है क्वालिटेटिव होता है। तीसरा तरह का डेटा होता है टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन डेटा में क्या होता है कि जैसे आप महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका एक डेटा ले लीजिए 1 वर्ष का। तो क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, हम डिफरेंट यूनिट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सारे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के एक समय यानी 2001 में उनमें वहां पर कितनी आय थी, कितना प्रोडक्शन था, ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शन। टाइम सीरीज में क्या होता है कि पूरे महाराष्ट्र का 25 साल का डेटा अगर ले लेंगे आप, यूनिट एक है, डेटा क्या है, समय अलग अलग चेंज हो रहा है। तो आपको जो रिसर्च डिजाइन बनाना पड़ता है, ये देखना पड़ता है रिसर्च डिजाइन बनाने से पहले आपको प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है या क्वालिटेटिव डेटा है या टाइम या प्राइमरी या टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शन है या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सैम्पलिंग। अब क्या होता है कि जैसे पूरी पॉपुलेशन, जैसे आप मान लीजिए कि आपको महाराष्ट्र में देखना है कि लॉकडाउन में क्या नुकसान, कहाँ नुकसान हुआ, तो उसमें क्या करना है, ये बहुत मुश्किल है कि महाराष्ट्र में जितने भी हाउस होल्ड रहते हैं हर एक से जाके पूछें कि आपका लॉकडाउन में क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसमें से हमें सैंपल निकाला जाता है। सैंपल निकालने का क्या तरीका होगा, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। सैंपलिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रिसर्च। उसके बाद आप प्रपोजल बनाते हैं। प्रपोजल में क्या आपने पहले देखा, रिसर्च, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर आपने थ्योरी हाइपोथेसिस बना लिया, फिर आपको कैसे ऑपरेट करना है वो देख लिया, फिर आपको रिसर्च डिजाइन आपने देख लिया, तो आपने देख लिया सैंपलिंग आप कलेक्ट कर लिया। अब उस करना है, मुझे सैंपलिंग करना है, मतलब कलेक्ट नहीं किया है लेकिन करना है, रिसर्च प्रपोजल बना गया। रिसर्च प्रपोजल के बाद अगर प्राइमरी डेटा होता है, हम क्या करते हैं कि पायलट टेस्टिंग करते हैं, यानी छोटा सैंपल लेकर के उसके आधार पे हम करते हैं हमारा सैंपल किस तरह का है, हमारी पॉपुलेशन किस तरह का है, उसका आइडिया लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम पायलट टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम डेटा कलेक्शन पे जाते हैं, असली डेटा कलेक्शन।
पर डेटा एनालिसिस होता है, उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है। क्या हो गया? ओह, नाउ इन सोशल साइंस में क्या होता है, जैसे मैंने इन सोशल साइंस बेसिक एम्पिरिकल रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सोशल जो डेटा होते हैं ये नेचुरल डेटा होते हैं, और जो है इनको हम इनके जैसे मैंने भी बताया कि चेंज होते रहते हैं कि सोसाइटी के आप रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और अनलाइक द साइंटिफिक थ्योरीज, सोशल साइंस डिपेंड्स मोर ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड रिलेटिंग टू द सोसाइटी। और इसी प्रकार से सॉरी तो इसमें क्या होता है सोशल साइंस में काफी हद तक, क्योंकि इसमें कोई फिक्स लॉ नहीं होते हैं, इसलिए इसके लॉ साइंस की तरह हर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें कई बार एम्बिग्युइटी आ जाती है, आपकी बायस आ जाएगी, आपके विचारों की बायस आ जाती है, उस बात का हमको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हम रिसर्च सोशल साइंस के लिमिटेशंस करते हैं। नाउ स्टेप्स इन सोशल साइंस रिसर्च। तो मैंने जैसे बताया सबसे पहले बेसिक चीज है वो है ऑब्जर्वेशन। थोड़ी देर में जाइए, आप ऑब्जर्व करिए कि आपको किस एस्पेक्ट में रिसर्च करनी है, फिर थ्योरी में देखिए, फिर कॉमन सेंस अपना लगाइए, उसके आधार पे रिसर्च करिए। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया कि रिव्यू करना है, इंटरनेट पे जाके आपको देखना है किस प्रकार का डेटा, किस प्रकार का वर्क उस विषय पर हो चुका है, किस किस देशों में, किस किस सोसाइटी के। उसके बाद हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, और फिर हमें रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होता है, और फिर हम कहीं जाके कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर हम एप्लीकेशन देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है आज के जमाने में, प्रेजेंट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आवर ऑब्जर्वेशंस आर नॉट अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन, दे आर ऑलवेज शेप्ड बाय व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। कोरोना की वजह से क्या है कि हम ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, होम क्वारंटाइन जब में ज्यादा रहते हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ऑब्जर्वेशन कम हो गई है। लेकिन आप इंटरनेट पे जाके देखिए, अब यूजफुल चीज पढ़िए, आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा ये इस दुनिया में ये हो रहा है, कोरोना से अमेरिका में क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से चाइना में क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से, तो आपको सोशल एक्सपेरिमेंट का यूज आप कर सकते हैं। और लेकिन और वहाँ अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। फिर डेटा की मैंने डिस्कस किया, जैसे प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, के बाद डेटा कलेक्शन करने का। अगर डेटा बहुत मेडिकल का डेटा है, अब आपको ये देखना है कि कोरोना पॉजिटिव किन किन जगह पे हो गया है, हम क्या करेंगे, हम इसमें सैंपल नहीं ले सकते, हम इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी टाउन में देखना है, किसी शहर में देखना है, तो आपको उस टाउन में या शहर में जितने भी हाउस होल्ड हैं, हर एक को जाके आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना इज वेरी सेंसिटिव इशू। इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम कंप्लीट एन्यूमरेशन, सेंसस मेथड। अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं, प्रत्येक यूनिट को ऑब्जर्व करते हैं। आप किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया वो कोरोना पॉजिटिव निकल आया, तो उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो सकता है सोसाइटी का। अगर ये स्थिति नहीं है तो हम जनरली सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं। सैम्पलिंग मेथड जो है में क्या करते हैं, हम एंटायर पॉपुलेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लेते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के आधार पे हम हमारा एनालिसिस करते हैं। सैम्पलिंग जो होता है, ये क्या होता है कि पॉपुलेशन का सबसेट होता है, छोटा सा ग्रुप होता है जो कि हम रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। ये भी बताऊंगा मैं, आई विल डिस्कस कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं हम सैंपलिंग करने के। सोशल साइंस में हमें देखना पड़ता है कि किसी खास पॉपुलेशन का बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से। अब जैसे आप पूछें कि भाई हाउस होल्ड में एज क्या है, तो कोई भी महिला अपनी एज सही नहीं बताएगी, या कोई पुरुष अपनी आय सही नहीं बताएगा। तो सोसाइटी का बिहेवियर भी देखना पड़ता है आपको, सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं। तो
Therefore, it is extremely important to choose a sample that is truly representative of the population. इम्प्रॉपर और बायस सैंपल जब हो जाते हैं तो उससे हमारा एनालिसिस इफेक्ट हो जाता है और हमें बताना पड़ता है कि हम ये सैंपल हमारा इम्प्रॉपर था, रैंडम कलेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए हम कुछ केसेस में हम ये भी इम्प्रॉपर और बायस सैंपल भी यूज करते हैं. Now, sampling process. A population can be defined. This population हम किसे कहते हैं? Population household का भी हो सकता है, population individual का भी हो सकता है. Population जो है, collection of all the units which you want to study under your survey. उसको हम कहते हैं sampling unit. वो unit होती है जो which is convenient for drawing a sample. कभी क्या होता है, आपको व्यक्ति विशेष का आपको सैंपल लेना है और लेकिन व्यक्तियों की लिस्ट अवेलेबल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड का सैंपल ले लेते हैं और हाउस होल्ड को हम सैंपलिंग यूनिट मान लेते हैं. फिर होता है यूनिट ऑफ एनालिसिस, यानी वो यूनिट, वो ग्रुप ऑफ यूनिट्स जो जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस. रिपोर्टिंग यूनिट वो यूनिट होती है जो आपको हाउस होल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो रिपोर्टिंग यूनिट कहलाती है. इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की यूनिट होती है और लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स अगर आपको मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम. सैंपलिंग डिजाइन की बात करते हैं. आप जब सैंपल ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन में से, तो ये एक तरीका होता है, अगर आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी हर सैंपल को हम एक रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, हमें कोई बायस नहीं है किसी सैंपल पे. अगर हर पॉपुलेशन यूनिट का सैंपल में आने के चांसेस बराबर हो, यू आर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर यूनिट, एनी पर्टिकुलर विलेज, एनी पर्टिकुलर हाउस होल्ड, तो वो और फिर आप ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे यूनिट को, ऐसे डिजाइन को बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बिकॉज एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ अपीयरिंग इन द सैंपल. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हेटेरोजीनियस, यानी बहुत ज्यादा भिन्न डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, अलग अलग रहने का तरीका है, अलग अलग एक्सपेंडिचर पैटर्न है. तो ऐसी सोसाइटी में क्या करते हैं, हम उस पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप में बांट देते हैं, होमोजेनियस ग्रुप में. यहाँ पे एजुकेटेड आदमी ग्रुप है, या कम पढ़े लिखे का ग्रुप है, या सर्विस क्लास का ग्रुप है, या बिजनेस क्लास का ग्रुप है. ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, स्टेटा बना लेते हैं और फिर हम हर स्टेटा में से एक प्री असाइंड साइज का सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं. इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग डिजाइन जब हम उस अवस्था में यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन हमारी बहुत ही ज्यादा हेटेरोजीनियस है. तीसरी तरीका होता है क्लस्टर सैंपलिंग. क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ द यूनिट नहीं है, हमारे पास लिस्ट ऑफ द हाउस होल्ड, जैसे महाराष्ट्र में कोई काम कर रहे हैं आप, तो महाराष्ट्र में लिस्ट ऑफ द हाउस होल्ड नहीं है आपके पास, तो महाराष्ट्र में रहते हो, लेकिन लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है. तो हम क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, हम 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे रैंडमली और उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के हम हर यूनिट का एनालिसिस कर लेंगे या फिर हम सैंपलिंग कर लेंगे. इसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग. मल्टी स्टेज सैंपलिंग यानी हम उस सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से फिर एक सैंपल ले लेंगे, तो वो मल्टी स्टेज सैंपलिंग हो जाता है. इसके बाद हम होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग. पूरे यूनिट, आप एक यूनिट रैंडमली ले लीजिए और उसके बाद आप फिक्स नंबर से 10वीं यूनिट, 5वीं यूनिट, 20वीं यूनिट, 25वीं यूनिट एक फिक्स नंबर से सैंपलिंग करते हैं, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है. मैं यहाँ डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ. फिर होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि आपका चांस है, कोई भी यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में वो सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें कुछ यूनिट के सैंपल में आने के चांसेस नहीं है और कुछ यूनिट आने के चांसेस हैं. ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती कहलाती है. टिपिकली यूनिट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एनी नॉन रैंडम क्राइटेरिया, जैसे कन्वीनियंस. जो कन्वीनियंस है, जो बंदा कन्वीनियंस से आसानी से मिल गया उसका आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, इसको हम बोलते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. और इसके ये बिकॉज सिलेक्शन नॉन रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डज नॉट अलाउ द एस्टिमेशन, और इसका जो रिजल्ट आएगा पॉपुलेशन के बारे में वो आपका उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है.
कन्वीनियंस सैम्पलिंग में नहीं करूंगा, डिटेल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं जस्ट स्किप इट। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मैंने जैसे बताया, इट डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द availability. Quota sampling is another type of sampling design which we follow under non-probability sampling. इसी प्रकार से तीसरी सैम्पलिंग होती है एक्सपर्ट सैम्पलिंग। हम क्या करते हैं, जैसे कोरोना की बात, मेडिकल की बात करनी है, आपके पास में लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और एक डॉक्टर के पास जाकर के आप पूछते हैं, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उस डॉक्टर से पूछते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन और कौन डॉक्टर दे सकता है। This is a technique where respondents are chosen in a non-random manner based on their expertise on the phenomena being studied. और फिर आप क्या करते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, उससे ये कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट के आधार पर किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी टीवी चैनल पे आपने एक्सपर्ट को बुला लिया किसी आर्थिक मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए, और 5 एक्सपर्ट और पूछे इस पे और कौन कौन बोल सकता है, तो उसके आधार पर आपने स्पीकर सेलेक्ट कर लिए। तो ये कहलाती है एक्सपर्ट। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि कुछ रेस्पोंडेंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप एनालिसिस करना चालू करते हैं उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर। तो सर्वे रिसर्च इन्वॉल्व सो मेनी क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यू। अब डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, क्वेश्चनर से कलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू से आधार पर कलेक्ट किया जाएगा। आजकल क्या तरीका हो गया कि हम इंटरनेट की बेसिस पे आपको ये सर्वे कर लेते हैं। जैसे आप कई बार आप देखते हैं ऑनलाइन चैनल पे, तो यू गिव 5 स्टार रेटिंग टू आवर ऐप, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। इसी प्रकार से जब आप कोई चीज ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप रिव्यूज देख लेते हैं कि वो क्या किस रिव्यूअर ने कितने स्टार दिए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। आजकल क्या होता है, वी कैन कलेक्ट द डेटा through the internet. It has become more convenient now under the present setup to collect data even from the individuals if on the internet. और ये मेथड जो है आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गया है in the quantitative research also. डेटा एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। डेटा, जहां पर डेटा आ जाता है, अब सवाल ये उस डेटा का क्या किया जाए, कैसे उसका एनालिसिस किया जाए। तो उसके 2 तरीके होते हैं, तो स्टैटिस्टिकल और एक होता है ग्राफिकल। पहले मैं स्टैटिस्टिकल बताऊंगा कि क्या क्या तरीके होते हैं। अब सबसे बड़ा अहम चीज होती है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डेटा ऑन एन एवरेज क्या बताते हैं। ऑन एन एवरेज हम इंडिविजुअल डेटा का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका एक एवरेज निकालेंगे और उसको हम कहते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन। ये वही मीन है जो अपन प्राइमरी स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, 10th में, 7th में, 6th में, एवरेज औसत कैसे निकाला जाता है। तो दिस अर्थमेटिक मीन व्हिच वी यूज टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। उसका क्या बताया जाता है। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा ये सफिशिएंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप 2 आपके पास स्टूडेंट्स हैं और उनके आपके पास, आपको मालूम है कि हमको सॉरी उसे वो बताने से पहले उसमें क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके फॉर्मूला की आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल आप जनरेशन में हैं जब आपको रेडीली, अगर एक्सेल में जाएं आप, तो एक्सेल में डेटा डाल दीजिए। कभी अगर एक्सेल पे लेक्चर देना होगा तो बताऊंगा मैं आपको कि अगर एक्सेल में डेटा डाल दीजिए, कुछ नहीं करना, डेटा एंटर करिए और एक्सेल से बोलिए कि एवरेज निकाल, तो उससे एकदम एवरेज निकालने का, तो आपके फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है कि एवरेज जो एक्सेल ने दिया उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो पब्लिक को कैसे बताना है कि एवरेज क्या शो कर रहा है। यानी वो अर्थमेटिक मीन है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा बताता है, ओवरऑल क्या बताता है डेटा। ज्योमेट्रिक मीन हम कुछ उन परिस्थितियों में यूज करते हैं डेटा का वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम क्या करते हैं कि उसमें लॉग लेकर करते हैं, कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा आपको। डिफरेंट टाइप के मीन होते हैं जो एक्सेल में इजीली निकल जाते हैं। दूसरा होता है मोड। मोड में क्या होता है कि कई जगह मीन काम नहीं करता। मीन कहाँ काम नहीं करता है, मीन काम नहीं करता है, जैसे मान लीजिए आपको शू मैन्युफैक्चरर में, आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो जूते बना रहे हैं, आप जूते पैर के साइज का एवरेज लेकर के जूते नहीं बना सकते। आपको ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम किस साइज के जूते बिकते हैं, मैक्सिमम किस साइज की शर्ट बिकती है, मैक्सिमम किस वेस्ट के ट्राउजर बिकते हैं, वो कहलाता है मोड। यानी मैक्सिमम वो वेरिएबल, वो साइज
जो मैक्सिमम बिकता होगा वो वैल्यू मॉडल वैल्यू कहलाती है। तो कई बार मीन काम नहीं करता, हम मोड काम करते हैं। इसी प्रकार की कुछ परिस्थितियों में मीन मोड काम नहीं करते, तो मीडियन लेवल देखा जाता है कि ऐसा कौन सी चीज लेवल है जो डेटा को आधा आधा से डिवाइड कर लेता है। कई जगह जब सेंट्रल टेंडेंसी काम नहीं करता है, जैसे मैं उदाहरण ले रहा था दो स्टूडेंट्स की, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों के नंबर एवरेज एक ही है, तो हमें देखना पड़ता है कि उनमें कौन सा लड़का ज्यादा होशियार है। तो एवरेज के आधार पर नहीं देख सकते, फिर आपको देखना है कि किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है, अर्थात किस छात्र के नंबरों में अंतर सबसे कम है। अगर जो वो छात्र सबसे अच्छा माना जाएगा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, यानी डिस्पर्शन कम है। डिस्पर्शन नापने के लिए सबसे सरल तरीका होता है रेंज, यानी मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, उसका अंतर निकाल दीजिए, वो रेंज कहलाता है। फिर उसे होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन भी आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या होता है एवरेज बता देता है, तो ये एक्सेल से आप सीधे निकाल देंगे मीन डेविएशन निकालना। फिर होता है तीसरा होता है वेरिएंस। वेरिएंस जो है सबसे पॉपुलर मेथड होता है, जो कि डेटा का डिस्पर्शन बताता है कि डेटा का किस तरह से स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो पहला मैंने बताया आपको सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा बताया डिस्पर्शन, अब तीसरा होता है स्क्यूनेस, कि डेटा सिमेट्रिक है या नहीं। डेटा सिमेट्रिक है या नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि हैवी डेटा, अब इंडिया में आप देखिए हमारा जो डेटा है इनकम का डेटा बड़ा स्क्यूड है। आपने पढ़ा होगा कि 5% व्यक्तियों की इनकम इतनी ज्यादा बढ़ी है कोरोना काल में, और 95% लोगों की इनकम कम हुई है। ये कहलाता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब लैक ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास यूं कहिए जो रिच आदमी है वो ज्यादा रिच हो गए हैं और गरीब आदमी ज्यादा गरीब हो गए हैं, ये कहलाएगा, इसका मतलब है इनइक्विटी बढ़ गई है, स्क्यूनेस बढ़ गया है डेटा का। चौथा होता है कर्टोसिस, ये नापता है फ्लैटनेस, कि डेटा सारा आउटलायर तो नहीं है उसमें। तो ये क्या होता है, 4 डायमेंशन होते हैं डेटा के, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अब जब 2 डेटा सेट को कंपैरिजन करना हो, सेंट्रल टेंडेंसी देखना पड़ता है, डिस्पर्शन देखना पड़ता है, स्क्यूनेस देखना पड़ता है, कर्टोसिस देखना पड़ता है, उसके आधार पे ही आप डेटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स अगर सिंगुलर है तो हम ये पॉपुलेशन पैरामीटर कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स अगर प्लूरल है, ये इसका मतलब ये है कि कलेक्ट डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, कंप्रेशन ऑफ डेटा, ये सब इसमें आता है। अब इसी तरह अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने ही एक्शन को एनालिसिस करते हैं। हुआ क्या था कि वाल्मीकि जो है, तो मैं वाल्मीकि का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इनको नारद जी ने बताया कि भाई तुम जो रामायण लिखो। तो जब रामायण लिखते हैं, मैं रामायण कैसे लिखूंगा, तो बोले तुम लिख सकते हो रामायण। तो इन्होंने बड़े खुश हो रहे थे, बड़े स्नान कर रहे थे नदी के अंदर के धाम के, मैं रामायण लिखने वाला हूँ। उन्होंने क्या देखा, एक शिकारी ने एक धनुष चढ़ाया और नर बगुले को हत्या कर, उससे वो इतने विचलित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने नदी में जल से हाथ लेकर के शिकारी को श्राप दे दिया। और उस प्रकार जो है श्राप दिया तो उसमें एक श्लोक बोला उन्होंने, और वो श्लोक ये था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तपकम शाश्वती समा यत् क्रोची मिथुना देवकम अवधि नकामो मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुम्हें अपने जीवन पर्यंत तक शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने एक ऐसा असावधान प्रेम से आतुर पंछी के जोड़े को एक निर्मम हत्या कर दी। ये उन्होंने श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इसको सोचा जो मैंने एक्शन किया है, जो मैंने श्राप दिया, ये सही था क्या। उनको इस बात पे बड़ी ग्लानि हुई, उनको ये लगा कि नहीं, श्राप मैंने गलत दिया, क्योंकि शिकारी ने कोई गलत काम नहीं किया, शिकारी को शिकार करना था। जो बगले थे उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कि उन्होंने अपना गलत काम नहीं किया था, वो बड़े डूबे हुए थे। तो सोच रहे थे मैंने क्या बोल दिया। तब एकदम सडनली ध्यान आया कि मैंने जो कुछ बोला था वो रैंडमली बोला था और बिना किसी बायस के बोला था। हालांकि क्रोध में बोला था, लेकिन जो बोला बड़ा सोच समझ के नहीं बोला था। तो फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने जब छंद देखा तो उनका बड़ा सिस्टमेटिक बोला मैंने, उसमें जो है प्रत्येक चरण में 8 अक्षर बराबर चरण के हैं, उसको लय में भी गाया जा सकता है। ये जो है श्लोक जो है रामायण का पहला श्लोक बना। ये कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के दिमाग में रिसर्च है, हर व्यक्ति के दिमाग में रिसर्च है, और वो रिसर्च हमें इस प्रकार यूज करनी है। इसी प्रकार में न्यूटन की एग्जांपल आपको मैंने दी, तो वो जब बैठा था तो वो सेब गिरा, वो डूबा हुआ था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो उसने एग्जाम्पल दिए। दूसरे एग्जाम्पल मैं देता हूँ जेम्स वाट का। तो चाय बना रहा था, वो लेबोरेटरी में बैठा हुआ था, तो चाय बना रहा था, तो उसने देखा कि बार बार पानी जो हो रहा है और प्लेट
उठ रही है, क्यों उठ रही है, स्टीम की वजह से। तो उसने स्टीम इंजन निकाला। आर्किमिडीज नहा रहा था, उस समय जो है नहाते नहाते उसको आइडिया आया कि वो आर्किमिडीज था। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी को हमें ये डेवलप करना है रिसर्च, आप जिस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं वो आपके दिमाग में हमेशा घूमनी चाहिए। यू शुड एब्जॉर्ब योरसेल्फ इन दैट प्रॉब्लम। मैंने आपको बता दिया एक दंत क्यों कहते हैं गणेश जी को, कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी बात का वो नहीं करना है। ये माउंट एवरेस्ट के अलग एग्जाम्पल है कि माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल किसने बताई थी? 19 साल के बच्चे ने, जो बंगाल का रहने वाला था, उसने माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई थी। माउंट एवरेस्ट का मतलब नहीं था, उसका नाम था राधाकांत सिकदर, जिसने 19 साल को ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से माउंट एवरेस्ट निकाला था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो रिसर्च करते हैं, इस रिसर्च में हमें बिल्कुल ऑब्जर्व घूमना चाहिए, शोधना चाहिए। उसके आधार पर हम अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अनबायस होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए, बिना किसी धर्म के या किसी उसके होने चाहिए कि आप जो कर रहे हैं सोसाइटी में कितना यूज, और इतना हैवी, इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, रिसर्च करना वर्तमान समय में बड़ा आसान काम है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको ऑब्जर्वेशन, अपनी आंखें, अपनी कान, अपना मस्तिष्क एकदम खुला रखना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो कौन सी काम की है, कौन सी उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है। उपयोगी है तो कैसे यूज किया जाए, कैसे उसका एनालिसिस किया जाए, और एनालिसिस कैसे करके हम एक ऐसा शोध करें जो सोसाइटी के काम आए। बस धन्यवाद, ये कह करके मैं अपना वो बोली को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लर्निंग। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, आई विल अप्रिशिएट। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई है कि रिसर्च के पूरे स्टेप्स बताइए कि सैंपलिंग कैसा होता है, डाटा कलेक्शन कैसा होता है, ये आपने पूरी जानकारी बताई है। शिवशंकर कस्बे सर से निवेदन करती हूँ कि वे दयानंद कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एसपी गायकवाड़ सर जी का परिचय दें। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल। छात्र प्रिय, कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाचार्य, समाजशास्त्र विषय के व्यासंगी अभ्यासक, उत्कृष्ट प्रशासक, हमारे गुरुवर्य, मार्गदर्शक डॉक्टर शिवाजीराव गायकवाड़ सर जी, इनका मैं परिचय कराने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। डॉक्टर शिवाजीराव गायकवाड़ सर 1990 से लेकर 1993 तक शिवाजी कॉलेज उदगीर में इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। 3/2/1993 से लेकर आज तक दयानंद कला महाविद्यालय लातूर समाजशास्त्र विभाग के अध्यापक के रूप में वे कार्यरत थे। इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में 6/8/19 से लेकर आज तक वो कार्यरत थे। एक प्रधानाचार्य के रूप में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इत्यादि का आयोजन उन्होंने किया है। कोरोना महामारी के परिस्थिति में मास्क, सैनिटाइजर, इसका वितरण इन्होंने किया है। जरूरतमंदों को अनाज वितरण उन्होंने किया है। सर की 4 किताबें पब्लिश है। शोध निदेशक के रूप में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड़, सोलापुर विद्यापीठ नांदेड़ वे शोध निदेशक के रूप में मार्गदर्शक है। उनके मार्गदर्शन में 5 छात्रों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 25 रिसर्च पेपर उनके प्रकाशित है। बीओएस मेंबर
SRT यूनिवर्सिटी नांदेड़ के सदस्य रूप में वे कार्य थे। डॉक्टर गायकवाड़ सर जी के शैक्षणिक सामाजिक योगदान ध्यान में रखते हुए राजर्षि शाहू महाराज नेशनल टीचर अवार्ड 2012 बाबू जगजीवन राम कला संस्कृति साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इन्होंने उन्हें पुरस्कार दिया है। श्री रामलिंग शिक्षण प्रसारक मंडल वडगांव के सेक्रेटरी के रूप में वो कार्यरत थे। सर ने महाविद्यालय में विविध सामाजिक उपक्रमों का आयोजन किया है। कोरोना काल में ई-लर्निंग इस उपक्रम को उन्होंने बढ़ावा दिया है। यूट्यूब लाइव ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम, यूट्यूब लाइव गाइडेंस टू स्टूडेंट, ऐसे उपक्रमों का सफलतापूर्वक सर ने आयोजन किया है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। इस वेबिनार के अध्यक्षीय समारोह के समारोह भाषण करने के लिए दयानंद कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य SP गायकवाड़ सर से निवेदन करती हूँ कि वो अध्यक्षीय समारोह करें। गायकवाड़ सर। थैंक यू। आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है सर। आ रहा है। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल औरंगाबाद द्वारा संचालित कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय धारूर जिला बीड़ और दयानंद कला महाविद्यालय की ओर से आयोजित इस वन डे नेशनल वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वन डे नेशनल वेबिनार के आयोजक हमारे मित्र डॉक्टर दीपक भारती सर, जो कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य है। ऑर्गेनाइजर हमारे स्टूडेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत डॉक्टर दत्ता जाधव सर, जिन्होंने इस वेबिनार की शुरुआत बहुत ही अभ्यासपूर्ण ढंग से की, वो डॉक्टर राकेश राणा सर, डॉक्टर नारायण सिन्हा सर, सुशीला देवी वरिष्ठ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय पाटिल सर, इस वन डे नेशनल वेबिनार में हमारे लोक प्रशासन विभाग प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर खंदारे सर, अभी जिन्होंने मेरा परिचय दिया वो हमारे डॉक्टर शिवशंकर कसबे सर, कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने वाली हमारी प्राध्यापिका स्फूर्ति समुद्रे मैडम और ऑनलाइन में सहभागी सभी प्राध्यापक, छात्र, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का मैं यहाँ पर मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस वन डे नेशनल वेबिनार में रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस इस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक विविध मान्यवरों ने यहाँ पर की है। सोशल साइंस में साइंटिफिक रिसर्च होना बहुत जरूरी बात है। बहुत बार हम अनेक बातें सामान्य बुद्धि के आधार पर एवं व्यावहारिक अवलोकन के आधार पर कहते हैं। ये बातें कभी कभी बुद्धिमत्ता के आधार पर होती है, मगर बहुत बार ये बातें अज्ञान, पूर्वग्रह
अथवा त्रुटिपूर्ण निरूपण के आधार पर होती है, जो अवैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक अवलोकन ठोस सबूत पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए सामान्य बुद्धि पर आधारित बातें इस प्रकार कह जाती है, जैसे पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, शादीशुदा लोग अविवाहित लोगों से अधिक प्रतिभावान होते हैं, गांव में रहने वाले लोग शहरवासियों से अधिक परिश्रमी होते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन से तथ्य सामने आता है। स्त्री पुरुष समान बुद्धिमत्ता के होते हैं। आनंद विवाह करने से या नहीं करने से उस पर आपका आनंद निर्भर नहीं होता है। इसलिए साइंटिफिक रिसर्च की भूमिका ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धिमत्तापूर्ण सत्य उपयोगी ज्ञान के लिए साइंटिफिक रिसर्च महत्वपूर्ण है। केवल विज्ञान में ही इसका उपयोग नहीं होता, तो सामाजिक संसार में सत्य की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग एक आम बात है। साइंटिफिक मेथड से ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। विज्ञान में जो मेथड यूज की जाती है, वही मेथड सोशल साइंसेस में भी यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें साइंटिफिक तरीके से सोशल रिसर्च मेथड में आती है और उसका विश्लेषण करने के लिए हमको ये साइंटिफिक रिसर्च महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। इसलिए मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल ने जो आज एक दिन का ये वेबिनार यहाँ पर लिया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं डॉक्टर दत्ता जाधव और डॉक्टर दीपक भारती सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के ये इस प्रोग्राम में जिन्होंने अपना अभ्यासपूर्ण योगदान दिया है, वो नारायण सिन्हा साहब और राकेश राणा साहब, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत देर से चलने वाला ये वेबिनार मैं अधिक बात नहीं करते हुए यहाँ पर बंद करता हूं। मुझे यहाँ पर अध्यक्ष स्थान देकर मेरा जो सम्मान आपने किया है, उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे बात को मैं यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इस समारोह का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं दयानंद कला महाविद्यालय लोक प्रशासन विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर कुंदारे सर से विनती करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें। सभी महानुभाव को मेरी विनती है कि आपने जो माइक है थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। आपके घर में का आवाज इसमें आ रहा है, तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। परोपकाराय फलंती वृक्षाय, परोपकाराय बहन्ति नदिया, परोपकाराय दुहन्ति गाय, परोपकारार्थ रिधम शरीरम। इसका मान्यवर अर्थ यह है, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती है, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है और परोपकार के लिए ही हमारा यह शरीर है। मैं ये श्लोक जानबूझ के पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आप सभी महानुभाव इस श्लोक के पात्र है। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडळ
आयोजित आर्ट्स, कॉमर्स आणि विज्ञान कॉलेज किल्ले धारूर जिल्हा बीड, लोक प्रशासन विभाग और दयानंद शिक्षण संस्था संचालित दयानंद कला महाविद्यालय लातूर लोक प्रशासन विभाग आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार सामाजिक शास्त्रातील संशोधन पद्धति, इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर शिवाजीराव गायकवाड़ सर, दयानंद कला महाविद्यालय लातूर, इनके हम बहुत आभारी है जिन्होंने बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ अध्यक्षीय समारोह किया। उसके बाद जिन्होंने आज के सुंदर दिन की शुरुआत बहुत ही सुंदर तरीके से प्रास्ताविक देकर किए हैं, वो आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान कॉलेज के किल्ले धारूर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक भारती सर, इनका भी मैं इस समय आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज के जो उद्घाटक है श्रीमान राजेश राणा साहब, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का पीरियड है, फिर भी उनका भाई इलेक्शन में खड़े हुए हैं। वो कीमती समय हमारे लिए दिए, इसलिए राकेश राणा साहब का भी मैं इस वक्त धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के जो रिसोर्स पर्सन है श्री नरेंद्र सिन्हा, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हमें संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम की जिन्होंने अच्छी तरह सूत्र संचालन की जवाबदारी निभाई, हमारे दयानंद महाविद्यालय की जो छात्रा है, अभी प्राध्यापिका है स्फूर्ति समुद्रे, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य समन्वयक है, हमारे शिस्त प्रिय और बहुत ही गुणवान स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे दयानंद महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के, और अभी किले धारूर में लोक प्रशासन विभाग के विभाग प्रमुख पद पर वो अभी विराजमान है डॉक्टर दत्ता जाधव, इनका भी मैं इस समय आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे दयानंद महाविद्यालय के जो स्टाफ है डॉक्टर शिवशंकर कस्बे सर, इनका भी मैं आभारी हूं। इस कार्यक्रम के दौरान जो भी प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी, बंधु भगिनी इन्होंने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है, मैं इन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मुझे आभार व्यक्त करने का सौभाग्य दिया, इसलिए आप सबका आभारी हूं। और अध्यक्ष की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम मेरे ख्याल से अभी समाप्त हो गया है। मेरे इसके बाद में जो मेरे छात्रा है जिसके सूत्र संचालन आप वो निभाते हैं, उनके हाथ में ये कार्यक्रम मैं देता हूं। स्फूर्ति समुद्रे मैडम। धन्यवाद सर। अध्यक्ष की अनुमति से ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। फीडबैक फॉर्म भरना बोलिए, फीडबैक फॉर्म। हाँ, फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद।